Hello everyone, a very warm welcome to Wings IAS and a very good morning to all of you. द हिंदू का आज हम एनालिसिस करेंगे, डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे। 13 जनवरी का हम न्यूज़पेपर कवर करने वाले हैं एंड इट्स डन बाय मी कृतपाल सिंह। सो वेलकम ऑल एंड लेट्स बिगिन। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे एक मोटिवेशनल कोट से। एंड व्हाट इज दैट कोट? यू ऑल नो, if your voice is high, only a few people will hear. If your thought is high, then many people will listen. इसका मतलब अगर आपकी आवाज ऊंची है तो कुछ ही लोग आपको सुनेंगे, बट अगर आपके थॉट में वजन है तो पूरा जमाना आपकी बात सुनेगा। सो अपनी आवाज ऊंची करने में नहीं, अपने थॉट को ऊंचा करने का हमने प्रयत्न करना है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कि व्हाई वी नीड टू रीड न्यूज़पेपर्स। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए दैट यू शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स। नाउ कमिंग टू टुडेज न्यूज़पेपर। सो आज का न्यूज़पेपर कुछ इस तरह दिख रहा है। वाइस प्रेसिडेंट की एक फ्रंट पेज पर न्यूज है कि वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है कोर्ट्स कांट डाइल्यूट पार्लियामेंट्स सॉवरेनिटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे एंड आगे और कुछ आर्टिकल्स भी आए हैं, सो देख लीजिए। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ टुडेज टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो हम आगे मैंने कवर कर लिए हैं बट इसमें ऐड नहीं किए हुए। ओके, सो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। अब इसमें इसको देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कोर्ट्स कांट डाइल्यूट पार्लियामेंट सॉवरेनिटी। सो पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अभी हम देखते हैं कि इसमें व्हाट इज द इशू, व्हाट इज पार्लियामेंट सॉवरेनिटी। फर्स्ट तो ये देख लेते हैं। देखिए सॉवरेनिटी क्या होता है, दैट यू आर सॉवरेन, देयर इज नो पावर आपके ऊपर। ठीक है, आपके ऊपर देयर इज नो पावर एंड यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर सॉवरेन। सॉवरेन का नॉर्मल मतलब लेमैन मीनिंग में ये है। बट व्हाट इज पार्लियामेंट सॉवरेनिटी? इट मींस दैट पार्लियामेंट इज सुपीरियर टू द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के सुपीरियर है, दैट इज नोन एज पार्लियामेंट सॉवरेनिटी एंड पार्लियामेंट सुपीरियोरिटी, कि पार्लियामेंट इज सुपीरियर। ठीक है, एंड इट हैज द पावर टू अडॉप्ट और रिपील एनी लॉ, मतलब एनी विच लॉ जो पार्लियामेंट को पसंद आएगा, दे कैन अडॉप्ट इट एंड रिपील इट। ठीक है, सो पार्लियामेंट इज सॉवरेन, पार्लियामेंट सॉवरेनिटी का मतलब हमने समझ लिया। ऑल्सो अब हमने ये जानना है कि इज इंडिया हैविंग पार्लियामेंट सॉवरेनिटी। इंडियन पार्लियामेंट है जो हमारी लोकसभा एंड राज्यसभा है, आर दे सॉवरेन? सो द आंसर इज अ बिग बिग नो। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन। इंडिया में व्हाट इज सोवरेन? इंडिया में चलता है कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इज सुप्रीम इन इंडिया। Constitutional sovereignty is there in India and constitution is supreme in India. Okay, so there is no parliament sovereignty इंडिया में, ये पता चल गया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिमिटेशंस पुट करता है हर ऑर्गन ऑफ स्टेट में, वो चाहे जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, जिसको हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं। सो इनके ऊपर एक रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट इज व्हाई इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हेयर वी विल अंडरस्टैंड कि लिमिटेशंस ऑन सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट क्यों सॉवरेन नहीं है, कुछ रीजंस डिस्कस करते हैं। एंड ये आपके मेंस में एंड प्री में, बोथ में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज प्री में लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड मेंस में तो ये पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस अबाउट द पार्लियामेंट सॉवरेनिटी। इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन एक फ्रेम करके अच्छे से आपको पूछा जा सकता है एंड उसमें आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं कि व्हाई इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन। उसका हम अभी एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज रिटन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ कंट्रीज हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है एंड कुछ में अनरिटन है। सो जहां पे रिटन है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बाउंड्री डिफाइन कर दी है कि इस बाउंड्री के बाहर
पार्लियामेंट नहीं जा सकती, सो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट से सुप्रीम हो गया, सो पार्लियामेंट हमारी सॉवरेन नहीं बनी। सो फर्स्ट इज रिटन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड इज फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बट स्टेट गवर्नमेंट्स की भी लेजिस्लेचर्स हैं, लेजिस्लेचर्स है ना। सो फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया में, इंडिया में सेंटर है और स्टेट्स भी है। ओके, सो इंडिया इज फॉलोइंग अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए दैट इज अ रिस्ट्रेंट ऑन इंडियन पार्लियामेंट। ऑल्सो द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब पार्लियामेंट कोई भी लॉ इनैक्ट करती है, वो जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है उस लॉ को, दैट इज दैट लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। सो इसमें जुडिशरी सुप्रीम हो गई, किसी केस में गवर्नमेंट सुप्रीम हो जाती है, किसी केस में पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाती है, एंड किसी केस में जुडिशरी सुप्रीम हो जाती है। दैट इज वाई देर इज बैलेंस ऑफ पावर्स इन इंडिया। ओके, सो इसमें जुडिशरी सुप्रीम हो गई, दैट इज पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन। ऑल्सो वन मोर थिंग, फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारी, उनको अगर अमेंड करना हो या कुछ भी अगर अमेंड करना हो, तो एक डॉक्ट्राइन आपने सुना होगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जिसको हमारी पार्लियामेंट को ध्यान में रखना पड़ता है। एक जुडिशरी ने एक डॉक्ट्राइन निकाला है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जिसके बियॉन्ड हमारी कंट्री में लॉज नहीं बन सकते। ओके, एंड इंडियन पार्लियामेंट भी उस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को नहीं हटा सकती। ओके, सो इंडियन पार्लियामेंट हमारी सोवरेन हुई नहीं हुई। ओके, एंड ऑल्सो प्रेसिडेंशियल वीटोज, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको कुछ वीटोज करने के अधिकार हैं। अब पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है, हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसको वीटो कर सके, सो प्रेसिडेंशियल वीटो भी है। इसीलिए पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन एट ऑल, बिकॉज पार्लियामेंट के आगे ये सारी चीजें आ जाती हैं। सो पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन इन इंडिया। ऑल्सो एक एग्जाम्पल बता देता हूं, इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इट इज कंसिडर्ड कि दे आर सॉवरेन, दैट इज ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बना दिया वो चलेगा, एंड उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, नॉट इवन द गवर्नमेंट। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉवरेन पार्लियामेंट। ओके, ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये कोई टॉपिक नहीं है, एक नॉर्मल सी इमेज है, बस इस पे ज्यादा कुछ गौर नहीं करना, बस ये थोड़े फैक्ट्स देख लो कि जो हमारी डिजिटल पेमेंट्स हैं इंडिया में, वो 2017-2018 में इतनी थी 1369 लाख करोड़, एंड 21-22 में 1744 लाख करोड़ बन गई। मतलब आपने बस ये ट्रेंड देखना है कि हमारी जो टोटल डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया हैज इंक्रीज। ये प्रीलिम्स में एज अ फैक्ट आपको पूछा जा सकता है किसी स्टेटमेंट में, एंड मेंस में आपको, आप इसको एज अ फैक्ट यूज कर सकते हो अपने किसी आंसर में। ओके, सो इसका बस इतना ही है, इसको ज्यादा और कुछ नहीं करना। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ये काफी स्टेट पीसीएस में तो पूछी जाएगी, जेकेएस का जो एग्जामिनेशन है उसमें तो ये पूछी जा ही सकती है, बट आजकल यूपीएससी भी पूछने लग गया है। सो आरआरआर एक बहुत ही फेमस मूवी है, उसका एक सॉन्ग था ये नाटू नाटू, उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल गया है। ओके, एंड उसका जिन्होंने म्यूजिक दिया था दैट इज एम कीरावनी, ये इनकी फोटो लगाई हुई है, इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। ये आपने एज अ फैक्ट प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, एंड आईआर और उन सब चीजों में, मेंस में तो आप डाल ही सकते हो, मेंस में आप कोई भी प्री का फैक्ट यूज कर सकते हो। सो ये आपको याद रखना है, आरआरआर, एंड किसको मिला है, एम कीरावनी को। क्यों मिला है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर एस राजामौली डायरेक्टेड तेलुगु फिल्म आरआरआर। ठीक है, एंड 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में मिला है, ये आपने चीज याद रखनी है। नाउ बस इसका इतना ही करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब इसमें भी ये मैंने आर्टिकल लगा दिया है, आपको बस कुछ चीजें याद रखनी है। एक वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई है, वो केरला के कन्नूर जगह में पाई जाती है। ये न्यूज में थी, वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई, इट इज फाउंड इन केरलास कन्नूर। बस इससे ज्यादा अगर आपको थोड़ी और श्रद्धा हो तो ये कुछ पैराग्राफ्स हैं, ये पढ़ लीजिएगा, बट इससे ज्यादा आई डोंट थिंक एनीथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, एंड ये भी एज अ प्रीलिम्स फैक्ट कि कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब ये जोशीमठ लैंड सिंकिंग का हमने पढ़ा था, अब इसमें आज एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल आया है,
सो आई थॉट कि एक्सप्लेनर एक आर्टिकल आया है इनका हिंदू का, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार पढ़ लेना इसको। बट एज सच हमने कल जोशीमठ का कवर कर दिया था। ओके, सो रोज रोज इसका पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बट किसी किसी को अगर थोड़ा इच्छा हो जानने की तो वो पढ़ सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक आर्टिकल है कि जो कल हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी का पढ़ा था ना, उसमें उन्होंने बोल दिया है कि वी विल नॉट ट्राई क्यूरेटिव प्ली। अब क्यूरेटिव प्ली का जहां पे टॉपिक आ गया, सो आई थॉट आप सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ क्यूरेटिव प्ली एंड प्ली किस टाइप्स की होती है। सो मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर की है जिसमें मैंने आपको बताया है द टाइप्स ऑफ प्लीज एंड पिटिशंस इन इंडिया। तो हम चार टाइप्स हैं, ठीक है, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन सी पिटिशंस एंड प्लीज इंडिया में होती है। फर्स्ट इज स्पेशल लीव पिटिशन। स्पेशल लीव पिटिशन कब यूज की जाती है? when a person is seeking special permission from the Supreme Court to appeal against a judgment passed in a lower court। किसी लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दी तो इंसान डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि आप प्लीज हमारी सुनवाई कीजिए एंड एक हमें स्पेशल लीव पिटीशन दीजिए। सो ये होगी स्पेशल लीव पिटीशन। अब एक होती है रिव्यू पिटीशन। अब स्पेशल लीव पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे दी, ठीक है, बट कभी लोग उससे खुश नहीं होते। सो व्हाट रिव्यू पिटीशन डज इज इट इज अ प्रे बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ टू रिव्यू इट्स ऑर्डर और जजमेंट विच हैज ऑलरेडी बीन प्रोनाउंस्ड। मतलब अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी है, उसको रिव्यू करने के लिए जो पिटिशन होती है दैट इज नोन एज रिव्यू पिटिशन। नाम से ही हमें पता चल रहा है। ओके, सो अभी तक समझ आ रहा है? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। हाँ, दिस इज क्यूरेटिव पिटिशन। क्यूरेटिव पिटिशन क्या होती है? अगर आपने रिव्यू पिटिशन डाल दी, ठीक है, आपकी रिव्यू पिटिशन भी रिजेक्ट हो गई, देन जो पिटिशन की जाती है कि क्यूरेटिव पिटिशन उसको कहते हैं, विच रिक्वेस्ट टू द कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन इवन आफ्टर रिव्यू पिटिशन इज डिसमिस्ड। ओके, सो ये मतलब अगर सबसे पहले होती है स्पेशल लीव, उसके बाद होती है रिव्यू पिटिशन, अगर वो भी रिजेक्ट हो जाए देन आप आते हैं क्यूरेटिव पिटिशन में। ये एक लास्ट रिक्वेस्ट होती है कोर्ट से कि आप प्लीज हमारा केस सुन लीजिए। एंड अब एक और टाइप की पिटिशन होती है दैट इज नोन एज मर्सी पिटिशन। मर्सी पिटिशन इज द लास्ट रिजॉर्ट इन दिस कंट्री to remedify, that is it is the last remedy available to a person of this country after all legal doors have been closed। कोर्ट्स ने ऑर्डर दे दिया, बट अब ये एक लास्ट रिजॉर्ट बाकी है हमारे कंट्री के सिटीजन के पास कि वो प्रेसिडेंट या गवर्नर को मर्सी पिटिशन दे सकते हैं। मर्सी पिटिशन, ठीक है, कि मतलब वो उनको बोल सकते हैं कि प्लीज ग्रांट मर्सी टू अस, ग्रांट क्लीमेंसी टू अस। सो ये प्रेसिडेंट को दी जाती है अंडर आर्टिकल 72, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गवर्नर को दी जाती है अंडर आर्टिकल 161 बिकॉज दे आर एम्पावर्ड टू टू ग्रांट मर्सी पिटिशन टू द पिटिशनर। ओके, एंड इसमें हम प्रेसिडेंट और गवर्नर का कौन सा रोल देखते हैं? जुडिशियल रोल। एक उनका एग्जीक्यूटिव रोल होता है, एक उनका गवर्नमेंटल रोल होता है, एंड वन रोल इज जुडिशियल रोल। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। अब ये पिटिशन का इधर तक ही है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड समझ आ गया होगा कि क्या पिटिशंस होती हैं, 4 टाइप्स की। अब आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे। एक ये आर्टिकल आया था आज, एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन विस्कोस फाइबर। जो एसोसिएशन ऑफ मैनमेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है, AMFII, उन्होंने अपील की है फाइनेंस मिनिस्टर को कि आप प्लीज एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाइए विस्कोस फाइबर में। ओके, अब एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है वो डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। एंटी डंपिंग ड्यूटी नाम से समझिए, मतलब एंटी मतलब खिलाफ, डंपिंग ड्यूटी मतलब कोई चीज डंप करना। ऐसा जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में चॉकलेट है 10 रुपए की, ठीक है, 10 रुपए की बिक रही है, एंड 10 रुपए की मतलब 10 रुपए का लोग चॉकलेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया में। अब चाइना में बिकॉज मशीन्स बहुत हैं तो वो चॉकलेट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं 5 रुपीज में।
तो वो ना इंडिया में ये सारी सस्ती चॉकलेट्स डंप कर देंगे 5 रुपीज में। इंडिया में डंप कर दी। अब इंडिया में जो इंडियन प्रोड्यूसर्स 10 रुपीज में प्रोड्यूस करे हैं, उनका बहुत सारा कंपटीशन आ गया, एंड सारे अब लोग चाइनीज चॉकलेट्स खरीदने लगेंगे। दैट इज नोन एज डंपिंग। कि मतलब जो अपनी कंट्री के चीप गुड्स हैं वो दूसरी कंट्री में जाके डंप कर दो, ताकि उस कंट्री के गुड्स लोग ना खरीद पाए। जैसे इंडिया में अगर चाइना ने अपने गुड्स डंप कर दिए तो लोग इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के गुड नहीं खरीदेंगे। उसके अगेंस्ट जो ड्यूटी, जो एक कस्टम्स ड्यूटी, एक टाइप का टैक्स टैरिफ लगाया जाता है, दैट इज नोन एज एंटी डंपिंग ड्यूटी, to provide protection against the dumping of goods at a price substantially lower than the normal value. Substantially is a very important word. कि बहुत ज्यादा अगर प्राइस कम हो गए, जैसे इसमें 10 का हाफ ही हो गया 5, सो उसके लिए जो ड्यूटी लगाई जाएगी दैट इज नोन एज एंटी डंपिंग ड्यूटी। बस ये छोटा सा इतना सा कंसेप्ट है, इतना आई होप समझ आ गया होगा आपको। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब वर्ल्ड बैंक की एक छोटी सी आर्टिकल था, छोटा सा आर्टिकल था, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने कोई प्रोजेक्शन की हुई थी। सो आई थॉट वो प्रोजेक्शंस तो आती रहती हैं, बट वर्ल्ड बैंक के हम कंपोनेंट्स जान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अंडर क्या क्या आता है एक बार। सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, आपने पूरा सुना हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप होता है। ओके अब उसके अंडर कुछ 5 ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर, वो हम एक बार देखते हैं। वन इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये आपके प्री के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वर्ल्ड बैंक से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो एक IBRD है, वो वर्ल्ड बैंक के अंडर आता है। ये कब बना था? 1944 में। एंड इसका मेन पर्पस क्या है, काम क्या है? प्रोवाइडिंग लोन्स एंड ग्रांटिंग क्रेडिट्स। एंड इंडिया इसका मेंबर है, यस इट्स अ मेंबर। एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इट वाज फॉर्म्ड इन 1960, एंड इसका मेन रोल क्या है? टू प्रोवाइड लो और नो इंटरेस्ट लोन्स टू द पुअर कंट्रीज। इसका क्या है कि ग्रांट्स प्रोवाइड करो, लोन्स प्रोवाइड करो, क्रेडिट्स। इसका क्या है? लो एंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू पुअर कंट्रीज स्पेसिफिकली। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एज वेल। नाउ कमिंग टू अदर पार्ट्स। एक है, ये आप देखिए, वन इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये कब बना था? 1956 में। फाइनेंस कॉर्पोरेशन जब नाम आ गया तो ये काम क्या करता है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू लोअर डेवलप्ड कंट्रीज, लोअर डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया इसका भी मेंबर है। अब एक आ गया मल्टीलेटरल गारंटी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो कि 1988 में बनी थी। ये पॉलिटिकल रिस्क से इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि आप इस कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें हम पॉलिटिकल रिस्क का इंश्योरेंस मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी प्रोवाइड करती है। एक टाइप की गारंटी प्रोवाइड करती है कंट्रीज को कि आप दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका इंडिया मेंबर है। सो इंडिया अभी तक 4 ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। नाम से पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को ये सेटल करती है। ये 1966 में बनी थी, एंड इसका मेन फंक्शन है डिस्प्यूट सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड वन मोर फैक्ट, आपने जो पहले देखा था कि IBRD और IDA को प्लस करके बनता है वर्ल्ड बैंक। एंड सारे इंस्टीट्यूशंस को, जो भी मैंने 5 बताए, उनको अगर प्लस करो देन इट बिकम्स वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ओके, ये प्रीलिम्स में काफी बार क्वेश्चन, मतलब अभी तक पूछा नहीं गया बट पूछा जा सकता है। बट वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड तो बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप PYQs फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक इज अ हाईली हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। Now, coming to this very important editorial in today's newspaper, reducing preterm births and stillbirths. ठीक है, ये एक बार आप इस एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं। आई सजेस्ट जरूर पढ़ें, बहुत अच्छा एडिटोरियल लिखा हुआ है। अब कमिंग टू द मेन फैक्ट्स इस एडिटोरियल के। फर्स्ट इज कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ प्री टर्म बर्थ। प्री टर्म बर्थ क्या है कि 37 वीक्स की
गेस्टेशन होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी में 37 वीक्स की गेस्टेशन होती है, उसके बाद बेबी पैदा होता है। जो बर्थ उस 37 वीक से पहले हो जाए उसको कहते हैं प्री टर्म बर्थ। ओके, इसमें बच्चा काफी वीक होता है एंड काफी डिजीजेस की काफी पॉसिबिलिटीज हो जाती है बच्चे में। एक होता है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ, व्हाट इज स्टिल बर्थ? इट इज fetal डेथ दैट occurs आफ्टर द 20th वीक ऑफ gestation। मतलब 20th वीक के बाद अगर वो जो फीटल है, फीटल डेथ हो गई, अगर फीटस की डेथ हो गई, then it is known as stillbirth. For example, अगर birth हुआ and the child is already dead, that is known as stillbirth. अब कुछ रीजंस हैं, मैंने कुछ रीजंस एक इधर लिखे हैं कि जिनकी वजह से ये हो सकता है। सम रीजंस आर लाइक स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज, टीनेजर्स अगर प्रेग्नेंट हो जाएं उनके उनको ये स्टिल बर्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। देन मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड मतलब प्रीवियस प्रीटर्म डिलीवरी अगर हुई हो, एडवांस मैटरनल एज हो, बैक्टीरियल बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन हो, ये सब चीजें हो, या अगर सर्वाइकल सर्जरी कराई हो, ये सब चीजें कराई हो, तो ये सब चीजों की वजह से एक प्रीटर्म बर्थ एंड स्टिल बर्थ हो सकता है। ये तो हमने बेसिक्स जान लिए। अब मेंस आंसर राइटिंग के लिए हमें क्या पता करना है कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस। व्हाट आर द सॉल्यूशंस, इंडिया में क्या क्या हम सॉल्यूशंस ले सकते हैं टू स्टॉप दिस प्री टर्म एंड स्टिल बर्थ प्रॉब्लम, ठीक है। तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस, ये मैंने एक लिस्ट बनाई है 6 सॉल्यूशंस की, जो आप डायरेक्टली अपने मेंस आंसर्स में कोट कर सकते हैं। फर्स्ट इज वी नीड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज हमारी कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी पुअर, सो उसकी क्वालिटी वी नीड टू इंप्रूव। इसको अपने आर्ग्यूमेंट में से आप सब्सटैंशिएट कर सकते हैं आंसर्स में। वन इज इंक्रीजिंग एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज आपको जरूर देनी है अपने सिटीजन्स को, सो दैट योर सिटीजन्स कैन प्लान फैमिली वेल इन एडवांस, जो कि इंडिया में बहुत रेयर होता है। प्रोवाइडिंग काउंसलिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ हेल्दी डाइट एंड ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, बिकॉज फीमेल्स कभी कभी हेल्दी डाइट नहीं लेती, न्यूट्रिशन नहीं लेती, एंड इट लीड्स टू प्रीटर्म एंड स्टिल बर्थ प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क फैक्टर्स आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लीजिए एंड उनको मैनेज करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर, सो उसको आपने, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, या स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर, सो उसको आपने मैनेज करना है। ओके, ऑल्सो प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड मैनेजिंग डिजीजेस विच पुट्स मदर्स ऑन हाई रिस्क सच एज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड इन्फेक्शन। इन सब की वजह से भी हो सकता है प्री बर्थ एंड स्टिल बर्थ। तो उसको प्रिवेंट करना है आपने, डिटेक्ट करना है ऐसे डिजीजेस को, एंड मैनेज भी करना है। सो ये आपके एक सॉल्यूशन बन गया to tackle the preterm and stillbirth problem. Also, reduce future neurological complications for preterm babies. इससे हम कंगारू मदर केयर, एक होती है, टाइप होती है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो हम प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं। एंड अर्ली इनिशिएशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, दिस कैन बी डन in order to solve the preterm and stillbirth problem. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये आप अपने मेंस में कोट कर सकते हैं। एंड आई सजेस्ट कि आज अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग करें तो इस टॉपिक पे जरूर करिएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। एक न्यूज आई थी, एक आर्टिकल आया था आज के द हिंदू में। उसमें एक आरटीआई इंक्वायरी के थ्रू रिवील हुआ कि जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, जो कि आपके कंट्री में ग्रांट करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को स्टेटस, वो एक बहुत ही ओल्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। लोकुर कमेटी ने जो 60 years अगो एक क्राइटेरिया रखा था टू डिफाइन एनी न्यू कम्युनिटी एज शेड्यूल्ड ट्राइब, वो आज भी 60 years बाद 2023 में भी यूज हो रहा है। 60 years पुराना एक क्राइटेरिया सेट बाय लोकुर कमेटी रिगार्डिंग व्हाट, शेड्यूल्ड ट्राइब। सो ये द हिंदू के आर्टिकल ने हाईलाइट किया हुआ था। अब हमें क्या जानना है, विच आर्टिकल गवर्न्स शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया? सो आर्टिकल 366 सेक्शन 25 defines the scheduled tribe. Okay, and what does it define? It is such tribe or tribal communities
as part of or groups within such tribe or tribal communities as deemed under Article 342 to be scheduled tribes. मतलब आर्टिकल 342 के अंडर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स घोषित करेंगे. एंड आर्टिकल 342 इज व्हाट? इट सिंपली प्रिस्क्राइब्स प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन मैटर ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ओके, ये दो आर्टिकल हमें याद रखने हैं, आर्टिकल 366 एंड आर्टिकल 342. अब इस ओल्ड मेथोडोलॉजी का, ओल्ड क्राइटेरिया का क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? व्हाई पीपल आर क्रिटिसाइजिंग इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, it is a very obsolete and a very old and obsolete criteria. ठीक है, 60 years ago needs of people were different, people were living differently. आजकल की tribes are not very primitive. 60 years ago tribes were very primitive. आजकल tribes ने भी growth कर लिया है, tribes भी modern बन गई हैं. ओके, सो वो क्राइटेरिया अब बहुत ऑब्सोलीट हो गया एंड ओल्ड हो गया. ऑल्सो इट वॉज रिजिड एंड डॉगमेटिक. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इट अवॉइडेड एक्सेप्टिंग द न्यू बिलीव्स एंड आइडियाज अप्रोच. कि मतलब ट्राइब्स की न्यू बिलीव्स आ गई होंगी, न्यू अप्रोचेस आ गई होंगी. इट अवॉइड्स दिस. सो इट्स वेरी रिजिड एंड डॉगमेटिक क्राइटेरिया. इसीलिए देयर इज अ नीड ऑफ चेंज. There is a need to change this scheduling of tribes criteria. ये अगर आप अपने मेंस में आंसर में डालेंगे, अगर ट्राइब्स के रिलेटेड कोई आंसर आ गया उसमें एज अ पॉइंट आप इंक्लूड करेंगे तो आपको काफी हाईली रिवॉर्ड किया जाएगा एंड यू विल गेट गुड मार्क्स. ओके, सो आज का बस न्यूज़पेपर में इतना ही था. अब क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं. Which petition is the last resort of a person when all the remedies available to him or her under the prevailing laws and the constitution are exhausted? अब I'll request you कि previous slide ना खोलते हुए, पीछे वीडियो को ना करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना है अपनी मेमोरी से. ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा है, तो अभी अभी हमने पढ़ाई की है इसकी, एंड अपनी मेमोरी से इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. एंड जो सही आंसर है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द राइट आंसर. सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डेली आप इस वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट करिए इस न्यू इनिशिएटिव को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए इसको. सो थैंक्स अ लॉट, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे, एंड अच्छे से पढ़ो. ऑल द बेस्ट.